है गाइस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ये इसी का सेकंड पार्ट है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये इनके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पिछले वाले हम लोगों ने देखा था कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोगों ने दो फार्मूले निकाले थे इस तरह से, F इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एक ये आया था, और पॉइंट चार्ज के लिए ये आया था E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से अपने ये दो फार्मूले बने थे। और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के लिए आया था W अपॉन या डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, और एक पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने बात की थी वो था के क्यू बाई आर। ठीक, और ये स्केलर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज रखा जाता है वो सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड नेचर के साथ में रख देते हैं। मतलब प्लस का है तो प्लस का चार्ज रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का चार्ज रखेंगे। ठीक है, चलो इसके आगे की बात करते हैं कि अब इन दोनों में ज़रा रिलेशन भी देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को एक नाम बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मेरी राइटिंग ज़्यादा गंदा है, ठीक, तो उसमें बोल दिया है, समझ सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को जहाँ पे ग्रेडियंट शब्द आ जाए वहाँ का मतलब हो जाता है इसको हम रिलेट कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ में। ठीक है, जैसे एक मिलता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वहाँ भी वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ रिलेट कर देते हैं। इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और इसको दूसरा नाम भी बोल देते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इसको लिखा जाता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। ये हमारा रिलेशन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने को याद होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर कुछ ज़्यादा टर्म आ जाए, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के डायरेक्शन में पोटेंशियल अपने को पूछ लिया जाए किसी भी पॉइंट पर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होगा वो इस तरह से लिखेंगे, माइनस इधर लगा लेते हैं तो इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, और ये सभी इस तरह से माइनस के साथ में आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, अगर इन पर क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, दोनों पर हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन चलो यहीं पे लगा लेते हैं, इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, वो ये हो जाएगा, जैसे अपने को v दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये दिया गया है। अपने को E पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो हम लोग इसको इसी में डाल देंगे सीधा सीधा, E इक्वल टू माइनस, और इसको इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, बस ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट यहाँ से निकल के आ जाती है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, dV, ये V क्या है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, और इसको dx को बोलते हैं डिस्टेंस, तो इसके एक यूनिट ये भी हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट देखी थी न्यूटन पर कूलम, दूसरी यूनिट ये भी है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो एक तो स्टाइल ये हो गया है। दूसरा, अगर अपने को तीनों के ही टर्म में दिया जाए, जैसे एक्स वाई जेड तीनों में ही दिया जाए, और उसमें किसी पॉइंट पर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसको भी देखते हैं। जैसे अपने को दिया गया v इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। ठीक है, तो अगर इस तरह से अपने को कुछ मिलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो हम लोग ये देखो इसमें एक्स वाई जेड तीनों ही टर्म दिए गए हैं, तो इनमें तीनों को ही फाइंड कर लेते हैं। वो दूसरा वाला जो फार्मूला था उससे निकाल लेते हैं, तो माइनस इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तीनों के रेस्पेक्ट में इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy
जेड क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई और जेड तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक, तो वाई जेड को ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। और आई कैप भी लगा लेते हैं इसमें, आई कैप, इसके बाद माइनस, अब वाई को करेंगे तो एक्स जेड और 2 इन सबको ऐसे छोड़ देंगे, तो 2x² जेड तो ऐसे ही छूट जाएगा, और वाई का हो जाएगा 1, वाई का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और ये जेड क्यूब ये बना रहेगा, ठीक है, जे कैप माइनस, अब जेड को करेंगे, इन तीनों को ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 x² वाई z² जे के कैप, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक। अब इसमें अगर पूछ ले कि बताओ इसमें किसी भी पॉइंट जैसे 1 2 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं भाई 1 2 3, ठीक। ये वाली टर्म है dV/dx की, ये लिखी है dV/dy की, ये लिखी है dV/dz की, ठीक। अच्छा, तो देखते हैं ज़रा, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो ऐसे कर लिया करो, तीनों को अलग अलग लो, dV/dz इक्वल टू हमारे पास है माइनस dx पहले ले लेते हैं, -4xy/z³ आई कैप, ठीक है। तो इसमें तीनों में पहले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पर 1 कर देते हैं तो -4 × 1 इंटू, और y की जगह पर 2 कर देते हैं, ठीक है, और z की जगह पर 3 पुट कर देते हैं, 3 × 9 27 इंटू 27 आई कैप, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक, 27 27 दूना 54, और 54 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 54 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और एक कैरी किया, और 4 पंचे 20 21, ठीक है, तो -216 आई कैप, ठीक है। ये dV/dx आ गया, इसी तरह से dV/dy भी फाइंड कर लेते हैं, dV/dy हो जाएगा -2x² z³, ठीक है, जे कैप, ठीक। अब इसमें भी इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ x की जगह पर तो 1 आ जाएगा, ठीक, ये मैंने गंदे से नंबर ले लिए, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक, तो इसमें x की जगह पर 1 रख देंगे, और y तो है ही नहीं इसमें, तो 2 का कोई लफड़ा ही नहीं यहाँ पर, और z की जगह पर 3 पुट कर देंगे, बस इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से dV/dz करेंगे, ठीक है, और dV/dz हमारे पास -6x² के कैप, ठीक है। तो इन सभी में फिर से इन तीनों की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और ये लिख देंगे, ठीक। अब जो फाइनल आंसर आएगा ई का, तो ई इस तरह से लिखा जाएगा, ई इक्वल टू -216 आई कैप माइनस यहाँ का जो नंबर होगा, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ का जो नंबर होगा जे कैप, और माइनस यहाँ का भी जो नंबर आएगा, इनको रखने के बाद में वो के कैप, बस इस तरह से हमारा आंसर फाइनली आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें कोई टर्म 0 होती तो और अच्छा था, फिर तो ये जैसे उसकी वैल्यू पुट करते तो सब 0 0 हो जाता, जैसे मान लो y अगर 0 होता, ठीक है, तो सिर्फ यही आता, क्योंकि इसी में y नहीं है तो 0 रखने से यहीं पर बच जाते, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते तो जे कैप में ही सिर्फ आंसर आता, ठीक है। और इन दोनों जगहों पर तो 0 0, अगर ये वाली टर्म मान लो 0 दे दी जाती तो उस कंडीशन में ये दोनों तो 0 ही हो जाते, ठीक है, सिर्फ ये जे कैप ही बचता, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन ले ली है कि तीनों ही अपने आ रहे हैं, वैसे एग्जाम में मोस्टली एक 0 ही रख देते हैं, कभी कभी तो एक ही रखते हैं, ठीक है, दोनों 0 आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो किसी भी पॉइंट रखना हो, पार्शियल डेरिवेटिव करना हो तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, और अगर कहीं अटक रहे हो, मान लो इसको रखने में डायरेक्ट दिक्कत हो रही हो, तो इस तरह से अलग अलग इसको बना लो, यहाँ पे रख लो, बाद में फाइनली फिर से ऐसा कर लो, ठीक है। एक और इसमें स्टाइल हो सकता है,
एक स्टाइल ये रहेगा इसमें, जैसे v दिया जाए, v इक्वल टू दिया गया 2x² प्लस 3y³ प्लस 4z। ठीक, अब पूछा गया बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब इनको फिर से तीनों को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तीनों को ही एक साथ, तीनों को ही x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ये भी दिया है और मान लो यहाँ पर एक ऐसा भी लिखा है, ठीक है, yx भी लिखा है। इस तरह से थोड़ा और मतलब गंदा करने की कोशिश करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना बेकार का पूछ सकता है इसकी हम लोग तैयारी करके चलते हैं। ठीक, तो इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, पूरे को x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पूरे को x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x माइनस का, माइनस 4x ब्रैकेट लगा लेते हैं इधर, माइनस 4x, और इसका y को तो कर ही नहीं सकते हैं, x को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3y³ i कैप। ठीक है, माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों तो जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 3 या 9 y² x j कैप। ठीक है, अब k के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, मतलब z के रेस्पेक्ट में करते हैं, z के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसी को करेंगे, इन दोनों में तो z है ही नहीं, तो ये हो जाएगा -4k कैप। ठीक, अब इसमें भी वैल्यू अगर अपने को दी जाए तो ये लिखा हुआ है अपना dv/dx, ये लिखा है dv/dy, ये लिखा है dv/dz। ठीक है, अब मान लो कोई भी दिया गया कि किसी पॉइंट पर बताना है, बोला गया था कि 1 0 1 पर बताओ, या 1 2 0 ले लेते हैं इसको। ठीक है, 1 2 0 पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो 1 2 0 पर देखते हैं तो dv/dx में पहले रखते हैं, dv/dx है हमारे पास -4x माइनस 3y², सॉरी 3y³। ठीक है, तो -4x जगह पर तो 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 ये यही बना रहेगा, और -3y³, और y की जगह पर हम 2 को पुट कर देंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 24। ठीक है, तो 24 माइनस 4 28 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 -28 i कैप, ये dv/dx आ गया। ठीक, और dv/dy देखते हैं तो यहाँ पर भी अपने को ये x और y दोनों ही पुट कर देने होंगे, तो ये आ जाएगा -9y² की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे, 2 2 जा 4, और इंटू x की जगह पर तो 1 पुट करना है 1 j कैप। ठीक है, तो 9 चौको 36 होते हैं, तो -36 j कैप। ठीक, और यहाँ पर तो कुछ पुट करना ही नहीं है, तो dv/dz हो जाएगा -4 k कैप। ठीक है, ऐसे इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो लिखा जाएगा -28 i कैप, -36 j कैप और -4 k कैप। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मतलब इन सब की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, E = -28 i कैप, -36 j कैप, -4 k कैप, -4 k कैप। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया। अगर यहाँ पर मैंने गलत टर्म को 0 ले लिया, अगर 2 को 0 ले लेते, ठीक है, 2 को अगर 0 ले लेते तो x में एक ही टर्म फिर बचती, यहाँ पर तो ये 0 ही हो जाता, सिर्फ अपना 4 बचता, और ये भी 0 हो जाता, इधर से 4 ये बच जाता। ठीक, तो ऐसा भी कर सकते थे। मतलब अगर ना समझ आए मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक, अगर इसको भी 0 मान लेते, ठीक है, और इसको 1 मानते, तो 1 रखने की तो कहीं जगह ही नहीं है, इसमें कहीं पर भी z आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो 1 तो कहीं रखना ही नहीं है, और यहाँ पर 0 पुट कर देते y की जगह पर। ठीक, तो ये वाली टर्म हो जाती है हमारी 0, तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर -4 i कैप, और यहाँ पर y की जगह पर फिर से 0 पुट कर दे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, मतलब ये तो पूरा 0 ही 0 हो जाता, j बचता ही नहीं। ठीक, k बचता, तो हमारा आंसर इस तरह से लिखा जाता, E = -4 i कैप, -4 k कैप। ठीक है, चाहो तो 4 को इसमें बाहर भी निकाल लेते, -4 बाहर निकाल लेते, अंदर बचता
आई कैप प्लस के कैप, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस टर्म में अपने को आंसर दिया जाए वैसे हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं इसमें। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इन दोनों में रिलेशन भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक टर्म और होती है अभी इसमें, वो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा डाइपोल के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल एक सेटअप होता है, ठीक है। एक सेटअप जैसे उसमें एक चार्ज, दो अपोजिट नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज एक साथ बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पर अरेंज किए जाते हैं, जैसे -q और +q के, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस l ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आधा आधा लेना चाहो तो इधर l भी ले सकते हैं, तो टोटल लेंथ 2l हो जाएगी। ये अपनी सुविधा के लिए, जो 2l ये लिया गया है ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, ऐसा इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, मतलब मनाही कुछ भी ऐसी नहीं है कि अगर सिंगल भी लेते हो l भी लेते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फार्मूले जितने अपने रहते हैं वो मोस्टली ये 2l से ही प्रूफ कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगर सिंगल l बोले तो अपने को सिंगल l से भी फिर निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ज़्यादा यही चर्चा में रहता है 2l वाला, तो चलो 2l से ही देख लेते हैं। तो इसमें ये तो डाइपोल हो गया, सेटअप हो गया बस, ठीक है। और डाइपोल की डायरेक्शन भी होती है माइनस से प्लस की तरफ, ये डाइपोल का डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और केमिस्ट्री में उल्टा रहता है, केमिस्ट्री में इधर से प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं, ठीक। अच्छा, तो इसमें एक और टर्म आती है इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल तो ये सेटअप हो गया है, ठीक। और इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं मैं, तो जो अपने माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसमें इनका यूज किया जाता है। ये जो अपना खाना गर्म करने का स्टाइल होता है वो इसी पे बेस्ड होता है कि जैसे अपना कोई भी खाने का आइटम है तो उसमें फ्री चार्जेस तो होते ही हैं, मतलब इसमें डाइपोल बने हुए होते हैं, जैसे HCl है, NaCl है, ठीक है। और NaCl तो मोस्टली डालते ही डालते हैं, ठीक। तो ये सभी डाइपोल बना देते हैं, मतलब ये डाइपोल ही हैं, बना क्या देंगे, ठीक है। तो अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को ऐसे पुट कर देते हैं, रखते हैं, ठीक, तो ये डायरेक्शन हो गया इसका, मतलब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे जा रही हैं तो इस पर तो फोर्स ऐसा लगेगा और इस पर फोर्स इधर को आएगा, ठीक है। तो ये इसको इधर को ऐसा घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब उसमें देखा होगा अंदर ये घूमते रहते हैं, तो ये इसलिए अंदर सब कुछ घुमाते हैं कि ये डाइपोल अंदर घूमते रहें, ठीक है। तो डाइपोल के अंदर घूमते रहने से फ़ायदा ये मिलता है कि ये बहुत तेज़ी से अगर घूमेंगे, जैसे अपना हाथ ऐसे मान लो रगड़ने लगे तो गर्म हो जाते हैं, तो ये भी बहुत तेज़ अंदर घूमते हैं तो अंदर हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ये अपना रियल लाइफ यूज रहता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का ये अपना यूज है। वैसे यूज़ सभी के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपना चार्ज वगैरह पढ़ते थे उनका भी यूज़ होता है, उनका जीरोक्स मशीन भी यूज़ होता है, जो इंक वगैरह उसमें चिपकानी होती है वो सब इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये होता है, ये लिखा कैसे जाता है देखते हैं। अगर मान लो जैसे एक में 2l ले लिया, कोई ऐसा डाइपोल अगर दिया गया है जिसके लिए बोला गया है कि इसके बीच का सेपरेशन l है, ठीक है, x है, कुछ भी बोल दिया गया, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, दोनों के लिए स्टाइल में हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखा ऐसे जाता है, कोई भी एक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को लिखेंगे, ठीक है। दोनों पर क्यू क्यू होता है तो क्यू यहाँ पे लिख लिया, इनटू उनके बीच का सेपरेशन, इसमें सेपरेशन में 2l लिया है तो 2l लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख लेते हैं 2ql, ऐसे लिख लिया जाता है, ठीक। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसमें भी ये -q + q, ठीक। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, बीच का सेपरेशन l है तो ql, बस ये इसका डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक। तो ये भी वेक्टर ही रहता है, ठीक है। मतलब ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। चार्ज तो स्केलर है, स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ही आएगा अपना, ठीक। तो इस तरह से हम ये डाइपोल मूवमेंट लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस पर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं
कि डायपोल के एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पोटेंशियल बताओ, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताओ, और किसी भी एक कॉमन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताओ। ये सब फाइंड करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक, ये -q और इस पर है +q, बीच का सेपरेशन l और l ले लेते हैं, ठीक। इसके यहाँ से मिडिल से कोई भी r डिस्टेंस लेते हुए एक पॉइंट कंसीडर किया गया, इसके आगे p, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक। p मत बोलो, p से डायपोल मोमेंट भी लिखेंगे, a पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट a कंसीडर किया गया, बताओ इस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही निकालते हैं यहाँ पर, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें तो ये +q चार्ज, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए +q फिर से कंसीडर कर लेंगे। तो +q को ऐसे रिपेल करेगा, ये -q को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा E1 और इसको बोल देंगे E2, और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो जो E1 की वैल्यू आएगी वो लिखा जाएगा, देखो E1 क्या लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और E2 लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो कितना है, ये बीच से यहाँ से यहाँ तक का दिया गया R, तो ये कितना हो जाएगा R - L, ठीक है। और इसको लिख देंगे R + L, ठीक। तो अपना जो E1 आएगा वो हो जाएगा KQ/R - L का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से E2 लिख लिया जाएगा KQ/R + L का होल स्क्वायर, ठीक। तो जो E नेट आएगा, E नेट लिखेंगे E1 - E2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, E2 कम रहेगी, तो इसलिए इस तरह से माइनस कर लेने, उल्टा कर दोगे तो माइनस के साथ में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो E1 - E2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, वो याद सभी को होगा, और नहीं हो तो उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये आता है K2KPR/R² - L² का होल स्क्वायर, इस तरह से आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये जो सेपरेशन है बहुत छोटा होता है, ठीक, और ये R काफ़ी बड़ा लिया गया, मतलब जो L है, L इज मच लेस देन R, ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो कोई वैल्यू अगर बहुत छोटी है, जैसे लिखा है 0.1, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करा दें तो और छोटी हो जाती है, ठीक। छोटी वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, और बड़ी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसके कंपेरिजन में ये और भी छोटी हो गई, एक तो स्क्वायर है, फिर उसके बाद में पावर 4 भी आ गई है, ठीक। तो ये और भी छोटी, तो क्या करते हैं, इसके कंपेरिजन में इसको उड़ा देते हैं, हटा दिया इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये बनता है 2kPR/R⁴, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं हटाया है, ठीक, सिर्फ L को उड़ाया, L को 0 मान लिया, तो ये इस पर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो इससे एक ये पावर कम हो जाएगी, तो जो E नेट का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा 2kPR/R³, ठीक, एक्सियल पोजीशन पर। E नेट मतलब E एक्सियल लिख लो, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल में तो अपने को कुछ देखना ही नहीं है, सीधा सीधा केवल इसकी वजह से, यहाँ पर प्लस वाले की वजह से V1 लिख लें, ठीक। तो इसकी वजह से V1 लिखते हैं, V1 लिखा जाएगा कि ये +q है, ठीक है, तो KQ/R - L, ठीक। और V2 हो जाएगा KQ/K माइनस का, क्योंकि इधर माइनस चार्ज है, चार्ज को माइनस के साथ में पुट करते हैं, ठीक है। तो KQ/R + L, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे। अब दोनों इसमें डायरेक्शन देखने का लफड़ा ही नहीं है, दोनों को सीधा सीधा ऐड मार दो, ऐड मारोगे तो यहाँ पर ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आप, ठीक। तो जो V नेट आता है वो हमारे पास आ जाता है KP/R², या फिर ऐसा ले लो KPR/ कुछ इस तरह से KP/R², ठीक है, या फिर R² - L², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो L को फिर से इस कंपेरिजन में उड़ा देंगे, 0 मान लेंगे, ठीक। तो आ जाएगा KP/R², ठीक है। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहता है
पोटेंशियल ये रहता है। तो ये रिजल्ट अपने को याद रहे, ठीक है, समझा क्या। तो अब ज़रा इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी देखते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसको देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये है -q, ये है +q, ठीक, बीच का सेपरेशन L, और यहाँ से कोई एक पॉइंट कंसीडर किया A, इस जगह पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही देखने हैं, ठीक है। ये x डिस्टेंस पर या r ले रहे हैं तो r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, और ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस की वजह से इस पर डायरेक्शन इधर को रहेगा, ठीक। अब ये मान लो एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, मान लिया दोनों साइड बराबर ही रहेंगे क्योंकि डिस्टेंस बराबर, लेंथ बराबर है, ठीक। तो इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये जो E बनेगा, या E1 बोल दो, इसको E2 बोल देते हैं, ठीक है। तो E1 की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो इसका E1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये थीटा है, तो ये भी बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक। अच्छा, E2 के लिए देखते हैं, तो E2 का एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा और एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे E2 cos थीटा, इधर लिखेंगे E2 sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो अपने को दिख रहे होंगे ये cos वाली, ये तो दोनों बराबर ही रहेंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो क्वांटिटी दोनों की बराबर ही आएंगी, E1 और E2 की। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इसको कोई भी डिस्टेंस x मान लो, तो x क्या हो जाएगा, x = √r² प्लस L², यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखो E1 आएगा हमारे पास KQ/, ये इस x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो x² मतलब r² प्लस L², ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। और इसी तरह से हमारा E2 भी यही निकल के आ जाएगा, इधर से E2 वही आएगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर लें, मतलब E1 = E2 है, तो E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं इसको, जो E नेट निकलेगा क्योंकि E1 = E2 आ गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, E sin थीटा प्लस E sin थीटा, E1 E2 को भी E मान लिया, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2E sin थीटा, और E की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक। और साइन थीटा को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है L और हाइपोटेनस है X, ठीक है। तो ये निकल के आता है, ये आ जाएगा 2E है हमारे पास KQ/r² प्लस L², ये KP/r³ आता है, वही प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है L अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास x का मतलब r² प्लस L² का पावर 1/2, ठीक है। तो इसको अगर इधर देंगे तो इस पर पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में इसको फिर से उड़ा देंगे तो 2QL तो हमारा P हो जाएगा, ठीक। तो जो E नेट निकल करके आएगा वो बनेगा, E नेट यहाँ से जो निकल के आएगा वो हो जाएगा KP, 2QL तो हमारा P हो गया, P अपॉन और r² प्लस L², तो r² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है। और इसको अगर इसके कंपैरिजन में अगर उड़ाते भी हैं, L को उड़ा देते हैं, ठीक, तो E नेट हमारे पास फाइनली आ जाएगा KP/r³, ठीक है, क्योंकि 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, r³, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल को देखते हैं तो V नेट हमारा 0 आता है, V नेट आता है 0, ठीक है। वो इसलिए आता है क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम हो जाती है, चाहो तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो V नेट यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई। एक कॉमन पोजीशन एक और होती है, मतलब किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर करते हैं, ठीक है। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।